जो भी डाउट हो हाथ खड़े कर दीजिएगा, सिंपल सा। 1 ईएलपी नंबर 3 पहले खत्म करना है, ठीक। ईएलपी नंबर 3 1 2 2। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा 2। जिन भी बच्चों ने मुझसे दूसरा सवाल पूछा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सवाल नंबर 2 में आपको सॉल्व ही नहीं करना था। वो सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बेस्ट ऑप्शन को चुन पा रहा है कि नहीं चुन पा रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा। उसने बोला है जो रेट है प्यारे बच्चों, वो 1.837 गुना हो गया, इतना टाइम्स उसने बोल रखा है, राइट। और कंसंट्रेशन कितने गुना किया है भाई ने? 1.5 टाइम। तो अपन सबको एक कंसेप्ट याद आता है, C की पावर n बराबर R। जहां पे ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये कंसंट्रेशन का रेशियो। जहां पे ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार का गुना है। अब एक बड़ा ही सिंपल सा सोचने का विषय है कि 1.5 की पावर क्या हो कि 1.8 बन जाए। एक बात तो पक्की है, पावर 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1.5 की पावर 1 तो 1.5 ही होगा। और अगर 2 हुआ मतलब 1.5 का स्क्वायर, तो वो भी नहीं होने वाला, -1 भी नहीं होने वाला। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 1.5। अदरवाइज इसे कई तरीके से बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चों ने दिखाया था। बाकी इसका जो सबसे बढ़िया रास्ता है, आप उससे लॉग से करिए। लेकिन क्योंकि अभी आपने लॉग निकालना सीखा नहीं है, तो अभी सवाल में इसीलिए मैंने ऑप्शन ऐसा दिया। लेकिन जब आप लॉग निकालना सीख जाते, तो एक ऑप्शन शायद यहाँ पे 1.5 होता और एक ऑप्शन शायद 1.8 होता। समझ पा रहे हैं? फिर अपने को सॉल्व करना होता। लेकिन अभी ऑप्शन जानबूझ के ऐसा दिया गया कि बच्चे जो लॉग नहीं कर पाए वो भी सवाल को सॉल्व कर पाए। आई होप क्लियर है। सवाल नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 8। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सवाल नंबर 8। जिस भी बच्चे ने मुझसे सवाल नंबर 8 पूछा है, सच में एलपी नंबर 3 में सवाल नंबर 8 प्यारा सवाल है और कुछ नया सिखाना चाहता है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों से बन गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे से नहीं बना तो उसके लिए जरा सुनिएगा। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? उसने कहा है रिएक्शन 2a + b से बना c अकर्स इन अ सिंगल स्टेप। और जब उसने सिंगल स्टेप बोल दिया, मतलब उसने बोल दिया कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। और अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो हमारे सामने रिएक्शन है 2a + b से बना c। और अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो हम सब जानते हैं इसका रेट लॉ लिखना हमारे लिए बेहद आसान है, r बराबर k इंटू a की पावर 2 इंटू b की पावर 1। डन है बच्चों? अब सवाल में आते हैं। उसने कहा स्टार्टिंग विद, मतलब आप रिएक्शन को जो स्टार्ट कर रहे हो 3 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी के साथ, आया ना? तो जब आप इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इनिशियल रफ्तार मिल जाएगी, आया ना? सॉरी, तो आपको इनिशियल रफ्तार मिल जाएगी, हाँ या ना? लेकिन उसने आपसे कहा है कि अब धीरे धीरे जब रिएक्टेंट घट रहा है, तो एक समय ऐसा आया कि 3 - 2x 2 - x, और ये क्या बनेगा? x। मैंने कोफिशिएंट सही लिखा है ना? अब वो कहता है कि जो c है उसकी वैल्यू कितनी है? 1। यानी x की वैल्यू कितनी है? 1। तो जैसे भाई ने x की वैल्यू 1 बताई, खेल खत्म हो गया। 3 - 2x यानी कि 1, 2 - x यानी कि 1, और ये तो 1 है ही, हाँ या ना? अब इस वाली कंसंट्रेशन से आपको लिखना पड़ेगा फाइनल रेट, जिसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? चलेगा बच्चों? फिर क्या करना था? उसने आपसे रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट रेट टू द इनिशियल। चलेगा? कर लोगे? एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। बस एनसीईआरटी और यहाँ पे फर्क इतना है कि मैंने एक वैल्यू दे रखी है 3 और 2। एनसीईआरटी में आपको वैल्यू थोड़ा कठिन मिलेगी, 1.2 1.4 ऐसा करके नंबर मिलेगा। कंसेप्ट वही है कि बच्चे को रिएक्शन लिखना आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपका जो नीट होगा वो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद होगा। एक चैप्टर आप पढ़ोगे जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस पे बेस्ड आप सवाल करते हैं, तो ये आपकी आदत हो जाती है। अभी बच्चों को ये नया पैटर्न लगता है, पैटर्न नया नहीं है, काइनेटिक्स में नया लग रहा है। इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद ये बिल्कुल रिपीटेड सा पैटर्न लगता है, कोई नई बात नहीं है। चलेगा? फिलहाल ये था सवाल नंबर 8 9 10। परफेक्ट। 10। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल नंबर 10 पूछा। सवाल नंबर 10 में थोड़ा उसने आपसे मेहनत कराया है, सवाल में दम नहीं है। उसने आपसे क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों? ईएलपी नंबर 3 का सवाल नंबर 10। रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मैं कह दूं r बराबर k इंटू ए की पावर 1, एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू 2, आया ना? विद रिस्पेक्ट टू b। अब वो कहता है 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1 लीटर कंटेनर, मतलब 1 मोल ए का लिया, 1 मोल
उस समय जब इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल है, तो जो भी रफ्तार है उसने उसकी वैल्यू दे रखी है, और बच्चा इतना समझता है कि जब दोनों 1 है यानी कि यही रेट कांस्टेंट है, हाँ या ना। बस फिर क्या था, हम सबके समक्ष आ चुका है रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई कि नहीं आई, लेकिन रेट कांस्टेंट थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है, आगे पढ़ना जरा। कैलकुलेट रेट व्हेन हाफ रिएक्टेंट्स हैव बीन टर्न्ड इनटू प्रोडक्ट्स। जब आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए उस समय रफ्तार पूछा है, तो जब आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए मतलब रिएक्टेंट कितने बचे, आधे, 0.5 हाँ या ना। तो आप लिखोगे आर बराबर के इंटू 0.5 यानी हाफ लिख देता हूं मैं, पावर 1 इंटू हाफ की पावर 1, और जो के है वो ये वाला रख के सॉल्व कर लोगे, चलेगा, पावर 2 आएगा, ठीक है, कर लोगे बच्चों। ये था कौन सा सवाल, 10। ईएलपी नंबर 6 में आ जाइए। ईएलपी नंबर 6 किया कि नहीं किया। ईएलपी नंबर 6 अभी तक जितनी थ्योरी आपने पढ़ी उसको परिपक्व कर देगी, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा है जो सारे सही कर लिए, ट्रू फॉल्स सारे सही कर लिए हैं, चलो बताना, डाउट हो तो हाथ खड़े करना। 1 2 2। एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा है, बिल्कुल मैं बोलूंगा बस सुनते चलना, लिखने काम नहीं है ना, सुनिएगा बस। इफ फॉर रिएक्शन a प्लस बी से बना c, रेट लॉ इज r बराबर k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, देन रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री। एलिमेंट्री बोल के रेट लॉ पूछे तो बताना, रेट लॉ देके पूछे एलिमेंट्री है तो कहना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अरे अगर वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती तब भी तो ऐसा रेट लॉ हो सकता था ना यार, एलिमेंट्री का तो होगा ही होगा, कॉम्प्लेक्स का हो भी सकता है। 3 4 5 6 7 7। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा 7। रुको, क्या आप सबको एलिमेंट्री रिएक्शन याद है। एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है तो उसका जो, अब आपने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लिया है, जब एलिमेंट्री पढ़ा रहा था उसमें मॉलिक्यूलरिटी नहीं पढ़ा था, अब मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लिया। सुनिएगा, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर कोई रिएक्शन, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के समेशन के बराबर होगा, और वही मॉलिक्यूलरिटी होगा। डन। मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री के लिए ही डिफाइन है। डन, एग्री और नॉट। अगर वो एलिमेंट्री है, अगर वो, तो उसका जो भी ऑर्डर होगा वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समेशन के बराबर होगा और वही मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होगा। अगर वो जीरो ऑर्डर है, अगर वो, और अगर वो एलिमेंट्री होता तो क्या स्टोइचियोमेट्री जीरो होता, बोलो ना। अगर एलिमेंट्री होता तो जीरो होता, लेकिन जीरो कब से होने लगा स्टोइचियोमेट्री यार, यानी अगर किसी की ऑर्डर जीरो है तो वो कभी भी एलिमेंट्री नहीं है। जब वो एलिमेंट्री नहीं तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, कॉम्प्लेक्स। दुनिया में दो ही रिएक्शन है, या तो मैकेनिज्म है या तो मैकेनिज्म नहीं है, या तो एलिमेंट्री है या तो कॉम्प्लेक्स है। और अगर एलिमेंट्री नहीं है तो भैया क्या है, कौन है कॉम्प्लेक्स, जीरो ऑर्डर। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो मैकेनिज्म होगी, और मैकेनिज्म होगी तो कोई ना कोई आरडीएस होगा। अच्छा मैकेनिज्म होगी 2 स्टेप की तो होगी ना मिनिमम, अरे हाँ या ना। तो कोई ना कोई तो धीरे होगा, कोई ना कोई तो तेज होगा, यानी उसका कोई ना कोई आरडीएस स्टेप तो होगा ही होगा। मस्ट हैव आरडीएस स्टेप, 101% सही है। 7 8 9 10 11 12 किया है ना सबने यार, ये आपके थॉट प्रोसेस को सुधारता है बस, है ना। 11 12 13 14 15 15 14। एक बच्चा मुझसे पूछा, धीमा नहीं, सबसे धीमा, भूल गए क्या, स्लो नहीं, स्लोवर नहीं, स्लोवेस्ट, नहीं समझे। अरे जो आरडीएस स्टेप होता है वो धीमा होता है कि सबसे धीमा, अभी तो मैंने कहा भी था बच्चा रटा होता है, स्लो स्टेप इज द हार्डियस्ट स्टेप। एक बार एग्जाम में स्लोवेस्ट आ गया, बोले स्लो ही होगा, अरे सबसे धीमा होता है यार, जो उसमें जो सबसे धीमा होता है वही आरडीएस होता है, याद आ रहा है। तो स्लो नहीं, स्लोवर नहीं, स्लोवेस्ट। सवाल नंबर 14 15 16 17 17। 17 में क्या है ऐसा, molecularity is the total number of reactions in any reaction, एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं है, केवल एलिमेंट्री के। वो तो हमने कॉम्प्लेक्स का मजबूरी में बताया था, जब उन्होंने हमें मजबूर किया था, हाँ या ना, वरना हम बताते थोड़ी। 17 18 19 20 21 22 22 22। मॉलिक्यूलरिटी 1 मींस मॉलिक्यूल डिकम्पोज इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एक से ज्यादा होता है तो टकराते हैं, और जब एक होता है तो टकराते नहीं, टूटते हैं। तो इसको कॉलिजन थ्योरी में और समझेंगे, अभी फिलहाल अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो एक्चुअल में उसे वर्ड बोला जाता है इट्स डिकम्पोज।
इट्स नॉट कॉलिजन, है ना। तो आपस में डिकम्पोज, आपस में टकराते हैं, एक टूटता है, तो डिकम्पोजिशन है, सही है। 22, 23, 24, 24। होमवर्क किया है बेटा, एलपी किया कि नहीं किया? नहीं किया ना, एलपी ना करो तो आपके बगल में, आपके बगल में, हाँ किया है सच में। 23, 23 में एक्चुअली में ऐसा आपको मैं कॉलिजन थ्योरी बताऊंगा। ये सब एक बच्चे ने मुझसे 23 पूछा है, थोड़ा सा अलग टॉपिक आ गया, सबका ध्यान चाहिए। रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड। ऐसा आपको मैं कॉलिजन थ्योरी में बताऊंगा। ये सब खेल होता है प्रोबेबिलिटी का, संभावनाओं का। तो जब हम कॉलिजन थ्योरी में अरहेनियस इक्वेशन आएंगे तो थोड़ा फील कराऊंगा प्रोबेबिलिटी से। इसे ऐसे समझते हैं, अगर आज कहा गया कि बारिश होने की संभावना है 99%, तो इसका मतलब ये नहीं कि बारिश होगी ही होगी। अभी भी 1% संभावना है बारिश नहीं होगी। अगर कहा जाए संभावना है 1%, तो इसका मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि बारिश अभी भी हो सकती, नहीं होने की संभावना ज्यादा है। इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिकल नंबर। तो जो कॉलिजन थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर कहीं पे मॉलिक्यूलरिटी 3 है, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं। जब 3 मॉलिक्यूल एक साथ टकराते हैं तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। ऐसा कॉलिजन थ्योरी आपको फील कराएगा, ओरिएंटेशन बैरियर वो सब कुछ, उसकी संभावना बहुत कम है। अब जब किसी चीज की संभावना बहुत कम हो जाती है तो मैथमेटिकली उस इवेंट को, मतलब उसे इवेंट बोल रहा हूं, उस इवेंट के होने की संभावना बहुत कम है, मतलब वो बहुत बहुत होगा या नहीं के बराबर होगा, लेकिन फिर भी आप कह नहीं सकते हो कि होगा ही होगा। तो एक वर्ड बोला जाता है स्लो टू प्रोसीड, मतलब वो बहुत धीरे होगा या लगेगा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हो सकता है। वही वाली बात है कि मैंने कहा मॉलिक्यूलरिटी 3 रेयर है कि इम्पॉसिबल है? रेयर है, पॉसिबल नहीं बोला गया। अगर प्रोबेबिलिटी बारिश होने की 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं होगी। समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब ये है कि बारिश नहीं होने की, बारिश होगी की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो नहीं होने की संभावना ज्यादा है। हेलो, बात करेंगे थोड़ा सा कॉलिजन थ्योरी को, ठीक। 24, डाउट है? हाथ खड़े करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली, वही वाली बात है, वही मैं प्रोबेबिलिटी बोल ही रहा था। तो ये आपको बताऊंगा, ये जो स्टेटमेंट है ना, कुछ आपको बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। तो ये सब कॉलिजन थ्योरी में बात करेंगे। अगर आप ये भी नहीं फील कर पा रहे कि क्यों प्रोबेबिलिटी स्मॉल होगी, विल वेट फॉर कॉलिजन थ्योरी, चलेगा। 24, 25, 25, हाँ सब आपका ध्यान चाहिए मुझे बोर्ड पे। जो 25 है ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब मैंने आपको कैसे फील करा, मुझे पूरी क्लास बोर्ड पे चाहिए, जल्दी से आ जाओ। आगे क्या इमेजिन करते हैं, हम सब के सामने एक रिएक्शन है, 2H2O2 से बना 2H2O + O2। हेलो बच्चों, मान लो ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मान लो, तो बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा तो क्या बोलोगे? मीनिंगलेस। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मैकेनिज्म दिया और ऑप्शन में मीनिंगलेस दिया तो भी आपका आंसर क्या होगा? मीनिंगलेस। मैंने कहा H2O2 से बना H2O + O, ये था स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 में H2O2 + O से बना, प्यारे बच्चों लेट्स इमेजिन H2O + O2। सवाल कहता है जो पहला वाला स्टेप है वो स्लो है, जो दूसरा वाला स्टेप है वो फास्ट है। मान लो अगर मैं आपसे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछूं तो आंसर होगा बकवास। डन। अगर ऑप्शन में बकवास है तो वही टिक करके आओ ये। लेकिन अगर उन्होंने मजबूर किया और आपसे कहा इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो ऐसे बोला, तो आइडियस वाले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को ही मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान लिया जाए, बशर्ते रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं होना। याद है? इसी को एनसीईआरटी ऐसे कहता है। कैसे? सुनिएगा। अब उन्होंने कहा व्हेन एवर ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका ऑर्डर मुझे कौन बता पाएगा? रेज योर हैंड। बता दोगे क्या? ऑर्डर बताने के लिए रेट लॉ लिखना पड़े, कहां से लिखोगे? लिखो जरा आरडीएस से रेट लॉ, आर बराबर के इंटू H2O2 की पावर 1। ध्यान से सुनना, इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है? इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? इसे मैं रेट लॉ मानूं कि ना मानूं? क्योंकि अब कोई इंटरमीडिएट, इसे ही रेट लॉ मानना। क्या यहां से ऑर्डर 1 आया? ऑर्डर 1 इसका है कि इसका है? इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है। अरे ये तो एलिमेंट्री है ना यार, और किसी भी एलिमेंट्री का तो रेट लॉ बता ही सकते हो। ये तो किस्मत ऐसी थी, मैकेनिज्म ऐसी थी कि इसका भी रेट लॉ यही माना गया, इसका भी ऑर्डर वही आएगा, हाँ या ना। अब पढ़ना, व्हेनेवर ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स, पढ़ रहा हूं यहां से मैच करा रहा हूं, व्हेनेवर ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ आरडीएस स्टेप, चलेगा।
आगे बोला है देन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ऐसा तभी होगा जब इसमें यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां इंटरमीडिएट आया होता तो उसे हटाने की कोशिश की गई होती, कुछ नया आया होता, ऑर्डर अब वन नहीं कुछ और होता। नहीं समझे? तो एनसीईआरटी ने इस लाइन को मैंने ऐसे बोला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, मैंने ऐसे सिखाया ताकि आपके सवाल बने, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को आरडीएस वाले स्टेप के बराबर मान लिया जाएगा, बशर्ते रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं होना। अब इसको ऐसे समझो, अगर रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं है तो वही आरडीएस है, तो जो भी उसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, बात तो बराबर ही है। नहीं समझे? ये था सवाल नंबर 25, स्टार लगा देना। चलिए 26 तो एनसीईआरटी की लाइन है, चलेगा। चलिए कहानी आगे बढ़ाएं। हाँ, अभी याद आया क्या? ऑनलाइन वालों आपको कोई डाउट तो नहीं था? चलिए सवाल नंबर 8, आरडीएस स्टेप ऑफ मैकेनिज्म मस्ट हैव, साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो हमारी आंखों के सामने उसे सबूत नहीं चाहिए। पढ़ो इसे, अब पढ़ो। क्लियर? नहीं क्लियर? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? वो कहता है आरडीएस में होना ही होना चाहिए इंटरमीडिएट, आपके सामने है, बोलो। ऐसा कोई नियम नहीं है ना? हाँ 23 में, 25 में मैं नहीं समझ पाया आपका डाउट। अगर इंटरमीडिएट होता तो ऐसा होता ही नहीं ना, ऐसा तभी होगा इंटरमीडिएट नहीं है। नहीं समझे? वो एक बच्चा मुझसे कह रहा, सर ऐसा तो तब होगा, पूरी क्लास, ऐसा तो तब होगा जब इंटरमीडिएट नहीं होगा। अगर इंटरमीडिएट होता तो क्या ऐसा होता? तो अगर ऐसा हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स का आरडीएस वाले के ऑर्डर के बराबर है, तो ऐसा तो तभी होगा जब इस साइड इंटरमीडिएट, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट होता, अरे मान लो ना इंटरमीडिएट होता, मानो ना यार, यहां आया होता कि नहीं आया होता, अब हटाया होता आपने, तो फिर कहां से ऑर्डर वही आता? ऑफ कोर्स वो तो बट ऑब्वियस है ही, अज्यूम। ठीक है हाँ। जब मजबूर कर दे, एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर उसमें कैन भी लिखा है, ये तो होगा, अरे होगा नहीं, जब ऑप्शन में मीनिंगलेस नहीं है तो आरडीएस वाले स्टेप की मॉलिक्युलरिटी को माना जा सकता है। नहीं समझ पाए? वही तो लिखा है। अगर मान लो इसी में होता, सुनो सुनो, 25 सवाल होता, उसमें होता कैन बी कंसिडर्ड और एक ऑप्शन होता कैन बी कंसिडर्ड मीनिंगलेस, अब क्या मानते हैं? मीनिंगलेस। ये तो तब माना जब मीनिंगलेस नहीं है, माना जा सकता है, तो वही उसी तो हमने सवाल बनाए कि बेटा ऑप्शन में ये है तो ये करना, ये है तो ये करना, चलेगा बच्चों? बिल्कुल सही, बढ़िया। अगर सवाल सॉल्व करके आए तो मजा आता है। थ्योरी है, थ्योरी में अच्छा डिस्कशन होता है, बाकी सब तो आपको आते हैं, आपको डिस्कशन आवश्यकता ही नहीं है ना। चलिए किसका एलपी था? मॉड्यूल कल करेंगे, है ना, थोड़ा पढ़ ले। चलो बढ़े आगे, कहां तक पहुंच गए थे जल्दी से? अच्छा ये चल रहा था, प्रोडक्ट बता दिया था, प्रोडक्ट एक्स एनकेटी बता दिया था, x1/t1 बराबर x2/t2 और b बराबर एनकेटी। ठीक है चलो, अब थोड़ा मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, सब लोग बोर्ड पे आओ। हाँ, आगे कल हम लोग जीरो ऑर्डर पढ़ना शुरू किए थे, इंट्रोडक्शन हो गया, DRLB IRLB, IRL में फॉर्मूला आया था A0 - बराबर KT, चलेगा। एक फॉर्मूला आया था x बराबर KT और एक आया था x1/t1 बराबर। अब इसको थोड़ा समझना, ठीक, इस चीज को समझने की कोशिश करना जो सिखाना चाहता हूँ। x बराबर KT ये है कि नहीं है? बोलो ना। और अगर x बराबर KT है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे, अच्छा k कांस्टेंट है कि नहीं है? तो अगर टाइम दुगुना हुआ तो x भी, अच्छा x का मतलब क्या है? खत्म हुआ, मतलब अगर समय दुगुना जाया गया तो जो खत्म हुआ अमाउंट है वो भी दुगना, समय 4 गुना तो खत्म हुआ, 2 गुना 2 गुना 4 गुना 4 गुना, इसे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं?
अगर कोई चीज दुगुना बढ़ाने से दुगुना बढ़े, तीन गुना बढ़ाने से तीन गुना बढ़े, इससे बोलते हैं हम लोग लीनियर वेरिएशन। क्या बोलते हैं? कैसा वेरिएशन? यानी कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, एक्स वैसे वैसे घटता जाएगा, मगर जो घटने का तरीका है वो एक्सपोनेंशियल है कि लीनियर है? लीनियर। इसे मैं कुछ देर में ग्राफ से भी समझाता हूँ, बस कहना चाहता हूँ, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये जीरो ऑर्डर का न्यूमेरिकल करने का सबसे नायाब तरीका होने वाला है। कैसे बताता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट घटेगा लीनियरली। अर्जुन एक्सरसाइज 1 कल करेंगे बेटा, ऑनलाइन वालों, है ना? आज केवल ईएलपी डिस्कस किया, क्योंकि अब कल, आज आपको होमवर्क नहीं मिलेगा तो कल कर लेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट घटेगा लीनियरली, रिएक्टेंट घटेगा लीनियरली। अच्छा सुनो ना, अगर रिएक्शन है ए से बना भी, रिएक्शन है तो t बराबर 0 पे a है, ये है a माइनस एक्स और ये है, तो घटेगा लीनियरली तो बढ़ेगा भी। लेकिन रिएक्टेंट घटेगा लीनियरली और प्रोडक्ट बढ़ेगा लीनियरली, रिएक्टेंट घटेगा लीनियरली और प्रोडक्ट बढ़ेगा लीनियरली। ये जीरो ऑर्डर की पहचान है। जब भी लीनियर आए, आगे हम समझेंगे वो जीरो ऑर्डर है। अभी जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, फिर फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर nth पढ़ेंगे, तो ये जीरो ऑर्डर की आगे पहचान बनेगी। जब भी लीनियर आए समझ जाना जीरो ऑर्डर चलेगा, घटेगा लीनियरली, बढ़ेगा। अब जब भी कभी लीनियर कहा जाता है ना, तो लीनियर का मतलब क्या समझाता हूं, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। कल मैंने शायद आपको एक सवाल कराया था, 20% खत्म होता है 20 सेकंड में, यही था क्या? 40 सेकंड में। 20% खत्म होता है 40 सेकंड में, हाँ या ना? ठीक है, जो भी था, अगर मैंने आपसे कहा लेट्स इमेजिन 40% खत्म होता है 20-30 सेकंड में, चलेगा? शायद मैंने 70% का पूछा था। अब सब लोग बोर्ड में आ जाओ। कल मैंने यही सवाल करने का एक तरीका बताया था, पूरी क्लास सुनिएगा। अब इसी सवाल को एक नए अंदाज में सोचते हैं, सुनना। आज मुझे पता चला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चीजें घटती हैं लीनियरली और बढ़ती हैं। लीनियर कहने का इंपैक्ट क्या होगा वो सुनिएगा, राइट? अगर लीनियर घटा, लीनियर बढ़ा, तो हम इसमें लगा सकते हैं यूनिटरी मेथड। क्या लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिएगा। 40% कितनी देर में? तो बच्चा हमेशा ये सोचे, अगर 40% 30 सेकंड है तो 1% कितनी देर में? 1%। आसान है क्या? और आपसे कितना पूछा था? 70%। तो आप कह सकते हो 70 इंटू 30/40, हाँ या ना? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान है लीनियर वेरिएशन, घटेगा लीनियर, बढ़ेगा लीनियर, मतलब उसमें यूनिटरी मेथड लगाया जा, लिखना उसी में स्टार बना के। यानी कि जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स में, जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स में यूनिटरी मेथड लगाया जा सकता है। जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स में यूनिटरी मेथड लगाया जा सकता है। अगर आप सीख पाए तो एक सवाल और लिख लो, यूनिटरी मेथड लगाया जा सकता है। एक सवाल लिखिएगा बच्चों, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 35% reactant, 35% reactant reacts in 70 seconds. 35% reactant reacts in 70 seconds. Then calculate time. Then calculate time in which 50% of reactant reacts. In which 50% of reactant reacts. कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। बना कि नहीं बना? अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कितने बच्चे से हवा में कर सकते हैं और अपने पास फॉर्मूला भी है? सबसे पहला तरीका x1/t1 बराबर x2/t2। जिंदाबाद। अरे हाँ या ना? कितने हो गए? 35, 70, 50 समय आ जाएगा। एक तरीका ये तो सब सीख गए ना। अब दूसरा तरीका, हमारे माइंड को हर अंदाज में घुमाना है। जितना ज्यादा सोचोगे सवाल उतना बढ़िया से और हर तरह के बनेंगे। सुनिएगा, वैसे तो कैनेटिक्स में सवाल हमेशा आसानी आए, लेकिन 2016 में एक सवाल आया था,
और जब से वो सवाल आया है तब से पढ़ाना स्टार्ट किया है। सवाल कैसे आ जाए लोगों को पता नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिएगा, लिसन केयरफुली, हमें हर अंदाज में ढलना पड़ेगा और एक ही सवाल खेल करता है और वहीं पे पूरी ऊपर नीचे खेल हो जाती है। सिलेक्शन रुका तो कहीं ना कहीं 5-10 नंबर ही तो रुकते हैं ना यार, समझ पा रहे हो? लिसन केयरफुली, ये सोचने का तरीका सबको क्लियर है कि नहीं है? अब इसी चीज को ऐसे नहीं ऐसे सोचो, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लीनियर वेरिएशन चलेगा? इसका मतलब क्या है? 35% को खत्म होने में तो 1% को, 35 को 70, 35 को 70 तो 1% को। ये हवा में सोचना आसान है कि मुश्किल है? और मान लो कोई कठिन नंबर होता तो सॉल्व नहीं कर लेते सर? 35% है 70 में, हाँ या ना? तो 1% कितने में बेटा? 70/35, कितना सेकंड आया? अब इतना सिंपल नंबर है कि इसके लिए पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, मगर कठिन होता तो मेथड तुम्हारे दिमाग में है। केवल जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड लगाया जा, केवल जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड लगाया जा। क्या वर्ड बोला मैंने? केवल जीरो ऑर्डर में चलेगा। अब बताओ 1% कितने सेकंड में? कितना परसेंट पूछा है? 1%, 2 में तो 50%। अरे किसी की तो आवश्यकता ही नहीं, खेल खत्म। यही जीरो ऑर्डर की पहचान है, लीनियर वेरिएशन, हाँ या ना? मैं 50 पूछूं, 70 पूछूं, 80 पूछूं, 75 पूछूं, सब बता दोगे क्या? नहीं समझ पाए? लिख लीजिएगा जरा। तो 1% 2 सेकंड में, तो 50% 100 सेकंड में। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ऑप्शंस के हिसाब से अपने आप को परिपक्व करते हैं। इतना सबको फील आया कि नहीं आया? इंट्रोडक्शन हो गया, GRLB, IRLB, अगला नंबर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, जब न्यूमेरिकल का नंबर आएगा और सवाल करेंगे, ठीक? अभी तो बस कंसेप्ट समझाने का सवाल था। देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आओ प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें समझने होंगे। सर क्यों समझने सर? सारी कहानी की जड़ तो आपने पहले बता दी, इसलिए कि कई बार ऑप्शन आते हैं पहचान कौन। तो फिर हमें फॉर्मूले भी पहचानने आने। न्यूमेरिकल का तो आपको मैंने जड़ बता दिया भाई साहब, यूनिटरी मेथड लगाओ, खेल खत्म, हाँ या ना? लेकिन फिर भी आइए जरा, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए प्यारे बच्चों। जब मैं कल बेसिक कंसेप्ट बता रहा था तो आपको शायद मैंने कुछ ऐसा पढ़ना सिखाया था, बताया था। दिमाग में सेट करो, जो भी टी के नीचे आएगा ये है खत्म हुआ। मैंने कहा टी हाफ, वो समय बताओ जब आधा रिएक्टेंट खत्म हुआ। डन। अब ऐसे समझना, मैंने आपके सामने लिखा T2/3, क्या लिखा? आपने बता दिया वो समय जब रिएक्टेंट 2/3। अब उल्टा मैं पूछ रहा हूं, ठीक? मैंने आपके सामने लिखा T1/8, बताओ कितना खत्म हुआ है? खत्म हुआ है, खत्म हुआ है। जो नीचे लिखा है वो हमेशा खत्म हुआ बताएगा। आगे चल के सवाल पूछूंगा, फिर टी से पहचानना कितना खत्म हुआ है। डन। जब भी एक्स पहचानना हो, टी के नीचे वाला नंबर, जब भी एक्स पहचानना हो, टी के नीचे वाला। डन। अगर मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों टी हाफ, क्या लिखा? तो क्या आप मुझे इसका फील बता दोगे? यानी सर हमसे पूछना चाहते हैं एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितनी देर में, वो समय बताओ जब रिएक्टेंट आधा खत्म हुआ। हेलो, कितना खत्म हुआ? कौन? कितना बचा? डन है। खत्म हुआ पता चलेगा तो बचा हुआ बता दोगे? बच्चा बच्चा बता देगा। अच्छा, हाफ कितना परसेंट होता है? तो मैं 50% कैसे चलेगा? जो भी नीचे लिखा है हमेशा खत्म हुआ है। इसको सेट करना, आगे बढ़िया सवाल कराऊंगा, कंफ्यूज मत होना, चलेगा? अच्छा, इसे ही कई दफा कहा जाता है हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? मतलब वो समय बताओ जब रिएक्टेंट आधा खत्म हो। बोर्ड पे आओ, जीरो ऑर्डर पढ़ रहे कि फर्स्ट ऑर्डर? तो IRL जीरो का कि फर्स्ट का? जीरो। फर्स्ट तो पढ़ा नहीं ना अभी। क्या था फॉर्मूला बोलो जरा? A0 - AT = K। रुको, मेथड सेट करो। ये क्या है? ये क्या है? समय हमेशा पूछेगा खत्म हुआ, लेकिन किसी भी ऑर्डर का जो फॉर्मूला हमने बनाया उसमें हमेशा लिखते हैं बचा हुआ। नहीं समझे? समय हमेशा पूछेगा, लेकिन फॉर्मूले में हमेशा लिखना है आधा खत्म, तो कितना बचा? आधा। A0 - A0/2 = KT। इससे मैंने जल्दी से लिख दिया, आसान है ना? माइनस कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला आएगा T हाफ = A0/2K।
रुको रुको रुको, ये क्या है? हाफ लाइफ किसका? कितनी देर में आधा खत्म होता है? एक सवाल पूछूं, रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का के तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, ए नॉट बदलेगा टी हाफ बदलेगा, ए नॉट दुगना टी हाफ, इसको फील कर लो, ए नॉट दुगना टी हाफ दुगना मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आधा खत्म होने का समय भी, बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये कंसंट्रेशन दुगना टी हाफ भी, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे टी हाफ बढ़ता, वो कौन सी रिएक्शन है जिसका टी हाफ कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ता है? वो कौन सी रिएक्शन जिसका कंसंट्रेशन घटाने टी हाफ घटता है? चलेगा, रुक ना जाए, ये किसका फॉर्मूला लिखा? टी हाफ का। एक साथ लिखना, आपको सब नहीं लिखना, केवल डब्बा लिखना है, डन। एक निष्कर्ष निकाल दो फिर लिखना, सब लोग बोर्ड पे आओ। अभी जो निकाला मैंने क्या था? ये टी। क्या मैं ऐसा कुछ भी पूछूं बता दोगे? मैं कुछ भी पूछूं बता दोगे? आप देखोगे कितना खत्म हुआ, वहां देखो कितना बचेगा, डन। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ वो जो इंपॉर्टेंट है, टी 3/4, हेलो कितना परसेंट? इसका मतलब पढ़ के बताओ, वो समय बताओ जब 75% रिएक्टेंट खत्म हुआ। कितना खत्म हुआ? फ्रैक्शन में कितना बचा? यहां हमेशा लिखोगे बचा हुआ, और नीचे हमेशा है खत्म हुआ। आसान है, गलत हो ही नहीं सकता, सोचने का तरीका बदलो, चलेगा। आ जाओ जरा प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लूं। ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, आसान है। ए नॉट माइनस बराबर के टी। अच्छा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 4 क्या 3/4 ए नॉट आएगा? सीधे लिख दो चल जाएगा। तो टी 3/4 बराबर 3/4 इंटू ए नॉट बाई के, आया ना? एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, इस बार उसने सर नहीं बोला, इस बार वो सोच रहा था, दिमाग लगा रहा था। बोले यार जब इन्होंने हाफ पूछा तो यहाँ लिखा हाफ इंटू ए नॉट बाई के, जब इन्होंने 3/4 पूछा तो लिखा 3/4 इंटू ए नॉट बाई के। अब बच्चा तैयार बैठा था, अब पूछो सर आप हमसे। मैंने भी पूछा, मैंने कहा बेटा टी 7/8, तो बच्चे ने दंड से बोला नॉट बाई के, आया ना? मैंने पूछा टी फलाना, अरे समझे कि नहीं समझे? यानी मैं कह सकता हूं टी कुछ भी, क्या बोला मैंने? टी टी कुछ भी। आप बोलो क्या बनेगा फॉर्मूला? टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के, हाँ या ना? टी 1/8 इंटू ए नॉट बाई के, टी 7/8 इंटू ए नॉट बाई के, टी कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के। नहीं समझे? पक्का समझे? एक बार टी हाफ का फॉर्मूला बोलो। इसे ही कहते हैं, आपके दिमाग में वो सेट ही नहीं हुआ जो सेट करना चाहता था। मैंने आपसे जब टी हाफ का फॉर्मूला पूछा, अगर ये सेट करते पता आप क्या बोलते? हाफ इंटू ए नॉट बाई के, लेकिन आपने क्या बोला? ए नॉट बाई 2 के, मतलब आपको यही फॉर्मूला भी याद हुआ है। नहीं समझे? समझे? मैं कुछ भी पूछूं तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के, डन। अभी पूछता हूं, पहले लिखो टी हाफ, केवल डब्बा, हाँ पूरा नहीं लिखने की आवश्यकता है। अरे आवश्यकता नहीं, मानो मेरी बात, वो तो मैं फील करा रहा था, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, कभी न्यूमेरिकल आए तो बच्चा समझ जाए वैल्यू कैसे रखना, बस। आवश्यकता होगी तो बोलूंगा ना लिखने को, निश्चिंत रहो। अपन मई की तैयारी कर रहे हैं ना, मई में केवल डब्बा नजर आता है। इंटरेस्टिंग ये नहीं, वो है जो आने वाला है। अभी हम सबके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला आया, अगर याद रखना सारी बातें किसकी चल रही जी, और एक बार जब सारे ऑर्डर पढ़ लेंगे फिर सब में कंपेयर करेंगे, फिर आएगा मजा, कहाँ क्या अलग है कहाँ क्या सेम है, चलेगा। जैसा मैंने आपसे कल कहा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत अनकॉमन रिएक्शन, याद है ना? यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से होती है। फिर भी किसी ने मुझसे पूछा वो क्या होती है, तो मैंने कहा मेटल के सरफेस पे कुछ एंजाइम कैटलाइज, कुछ रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है, याद है ना? लो प्रेशर पे कौन सा ऑर्डर? शानदार। हाई प्रेशर पे बशर्ते वहां मेटल होना चाहिए, तब ना एड्सॉर्प्शन कांसेप्ट लगेगा।
उसके बाद आया हमारे सामने IRL फॉर्मूला और एक कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया, x बराबर KT, घटेगा लीनियरली बढ़ेगा लीनियरली, और जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड लगाया जा सकता है। बस यूनिटरी तो जानते हैं ना। चलिए जरा लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये जरूर लिखना, टी एनी बराबर एनी इंटू ए नॉट बाई के। एनी लिख लो, लगे थोड़ा इंग्लिश लिख लो, बाकी लिख लो फर्क। अगर आप समझदार, एक सवाल पूरी क्लास से पूछा जाता, पूछ लो। मैं पूछू T1/8 बता दोगे? कोई परसेंट पूछो बता दोगे? अच्छा मैं बोलूंगा परसेंट, क्या बोलूंगा? मैंने बोला 50%, तो आपने यहाँ फॉर्मूले में 50 बोला कि हाफ बोला? यानी फॉर्मूला बनाने का तरीका है, सर चाहे परसेंट बोले हमें सोचना फ्रैक्शन में, सर चाहे हमें सोचना, सर चाहे परसेंट बोले हमें सोचना, और आपको मैंने परसेंट फ्रैक्शन याद कराया, याद आया? 7/8 कितना? 87.5, 1/8 12.5, 12.5 1/8। मैं आपसे पूछूं T12.5 बोलो फॉर्मूला, T12.5 1/8 इंटू ए नॉट बाई के, डन। लेकिन अब मैं जो पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चों, पूछ रहा हूँ T 100%, क्या पूछ रहा हूँ? मैंने बोला परसेंट, आपको सोचना है फ्रैक्शन, और 100 कितना होता है? 1, यानी फॉर्मूला ए नॉट बाई के। समझे कि नहीं समझे? अभी कहां समझे, अब समझोगे। आओ जरा, क्या आप सबके सामने टी हाफ का फॉर्मूला दिख रहा है? ए नॉट बाई हाफ इंटू ए नॉट बाई के। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई किया? उधर किया किधर किया? 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना? ए नॉट बाई, पक्का? मतलब टी हाफ को किससे गुणा किया? 2 से। जादू दिखाऊं क्या? ये लिखा आपके सामने टी हाफ, क्या लिखा है? इसको 2 से गुणा करो, 2 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ, क्या बन के आया? अरे 1 ही तो T 100% है। नहीं समझे? समझाता हूं। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितने समय में आधी खत्म होती है, जितने समय में, उसके दुगने समय में खत्म हो जाती है। होनी भी तो चाहिए ना। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन लीनियर वेरिएशन फॉलो करता है? 50% 50 सेकंड में, तो 100% 100 सेकंड में, 50% 50 सेकंड, तो 1% 1 सेकंड, 100% 100 सेकंड। अरे आसान है ना। नहीं समझ पाए? एक सवाल पूछने का मन कर रहा, पूछो। पहले इसको लिखना, दोनों डब्बा दोनों। अगला जो सवाल है, मुझे उसमें आप सबका भयंकर फील चाहिए, वरना वो अंदर से नहीं आएगा। अगर हल्का सा आपने सोचा कि ऊपर ऊपर से आ जाए, नहीं आएगा। उसमें डेप्थ फील चाहिए, और वो असर रीजन का सवाल है। और यकीन मानो उसमें सारी दुनिया लड़ती रहती है, आंसर 1 होगा कि 2 होगा। देखते हैं आपके मन में क्या आता है, और आंसर जो आने दे वही बोलिएगा, चलेगा? आओ, सबने लिख लिया होगा। एक चीज पूछता हूँ आपसे, सबको जीरो ऑर्डर का IRL याद हो गया? एक्स बराबर KT याद? लीनियर वेरिएशन याद? यहाँ पे T 100% सारे फॉर्मूले याद? जीरो ऑर्डर में सिंपल सा तरीका है, टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाय के। आसान है। अच्छा आगे बढ़ने के लिए एक सवाल पूछ रहा हूं, चलो बोर्ड में आओ। आगे देखो जरा, सर से लिखो, स्टेटमेंट 1 लिख लो, स्टेटमेंट 1। सबका ध्यान चाहिए, देखते हैं कौन आंसर क्या देता है। स्टेटमेंट 1, सवाल में 5 6 7 8 सितारा लगा देना, बोलू, देखिएगा। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, half life of zero order reaction depends on half life of zero order reaction depends on initial concentration of reactant. Half life of zero order reaction depends on initial concentration of reactant. क्या कहते हैं? स्टेटमेंट सही है कि गलत है? 100%। अच्छा रीजन अपने से दो जरा। AR सवाल करने का तरीका पता है ना? नहीं बताया तो बता दूं, कभी भी रीजन पढ़ो नहीं, पहले असर्शन पढ़ो, रीजन अपने मन में सोचो। अगर आपने नीट में या पेपर में रीजन पढ़ लिया, यकीन मानो जो रीजन लिखा वही रीजन सही लगता है, और 1 2 में ऐसा बहुत होता है।
3 4 में तो दिक्कत नहीं है, बच्चा चेक कर लिया गलत है, जहां गलत नहीं होता वहां लगता वही वही कारण है। मैं बोल दूं रीजन, क्या बोल दूं? अच्छा पहले आप रीजन बताओ, क्या कहते हो रीजन? एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, एक बच्चे का आंसर आया, पहले बच्चे का आंसर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड करता है क्योंकि फॉर्मूले में आता है ना। अच्छा आधों को लग तो रहा है यार, ये तो कभी ऐसा कारण होता नहीं, फॉर्मूले में आता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं रीजन अगर आपसे पूछता इसका रीजन क्या है, अभी मैंने रीजन बोला नहीं क्योंकि बोलता शायद आप वो सोच ही ना पाते या सोच लेते वही बस होगा। एक बच्चे से पूछा मैंने टी हाफ के रिलेशन में ए नॉट आता है, यानी कि ए नॉट बदलने से टी हाफ बदल जाता है। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है, तो बच्चे ने कहा सर क्योंकि फॉर्मूले में आता है। ये कोई कारण हुआ क्या? फिर दूसरा फॉर्मूला कहता है सर टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड करता है। हेलो, अगर इसका कारण देना है तो कारण दे तो दे कैसे, जरा लिखिएगा रीजन, लिखना जरा, बोलो रीजन। अच्छा रीजन जो मैं बोल रहा हूं सही हो कोई जरूरी नहीं है, आप तो अपना दिमाग लगाना, लिखना रीजन। सिंस rate of reaction since rate of reaction is independent of concentration, since rate of reaction is independent of concentration for zero order reaction, for zero order reaction, संभल के जवाब देना, since rate is independent of zero order reaction। चलो मुझे बताओ स्टेटमेंट वन सही है गलत है? रीजन भी, आंसर वन दे कि टू दे? शानदार, कितने बच्चे करें आंसर टू होगा, बोलो ना यार, आंसर वन की टू? टू। कितने बच्चे करें आंसर टू जल्दी से, कितने कह रहे हैं वन? वन क्यों होगा भाई साहब? तो ऐसा लग रहा है हमें, जब तक अंदर से नया कहना नहीं, जबरदस्ती आंसर कभी मांगना नहीं। आओ जरा, ये साइंस पढ़ने का तरीका नहीं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। अपना जो जीरो ऑर्डर है क्या भाई सरकारी गाड़ी है? इमेजिन करते हैं आज हमारे सामने ये दूरी है, सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे, आई विल नॉट रिपीट अगेन, एक बार फील करना मजा आएगा, और जो अंदर से आंसर आने देना आने देना, ठीक? आओ ना, मान लो ये दूरी है और मान लो ये है 100 किलोमीटर, मान लो 100 किलोमीटर का आधा, तो 50 किलोमीटर तय करने में लगा समय मतलब वही टी हाफ। मैं आपको कुछ रिलेट करने को बोल रहा हूँ, ठीक? 50 किलोमीटर तय करने में लगा समय, डन। मान लो इस गाड़ी की रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर, मान लो रफ्तार कितनी है, और ये अपनी सरकारी गाड़ी है, बोलो हाँ या ना, इसकी रफ्तार बदलने वाली। अब अगर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चल रही, तो बताओ 50 किलोमीटर तय करने में कितना समय? नहीं सुनाई दिया? डन। यानी 50 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा? हाफ हाफ। यानी इसका टी हाफ कितना है? हाफ हाफ, बोलो ना। अब इमेजिन करते हैं हमारी दूरी हो गई 200 किलोमीटर, मान लो कितनी हो गई? ऐसा समझो सर ने दूरी बदला मतलब कंसंट्रेशन बदला, सर ने मतलब कंसंट्रेशन, डन। अगला सवाल, मान लो दूरी 100 का कितना हुआ, दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, और मान लो रफ्तार हो गई 200, मान लो, यानी दूरी बढ़ी तो रफ्तार भी, यानी कंसंट्रेशन बढ़ा तो रफ्तार भी। ऐसा कौन सा ऑर्डर होता है? वन। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो दूरी के बदलने से रफ्तार बदलने वाली, यानी कंसंट्रेशन बदलने से रफ्तार बदलने वाली। यही तो अपनी सरकारी गाड़ी है, कितना भी दूर जाना है, कितने भी सवारी है, रफ्तार बदलने वाली। हम तो ऐसे ही चलेंगे, बोलो हाँ या ना। अब बताओ 200 का आधा कितना होगा? अब बताओ 100 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा, रफ्तार वही है, कितना लगा? अब कुछ बोलता हूँ समझ में आया तो बताना, बोल दूं। एक सरकारी गाड़ी के लिए, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एक सरकारी, एक जीरो ऑर्डर, बोलो ना, दूरी के बदलने से टी हाफ बदल जाएगा, दूरी के बदलने से टी हाफ बदल, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन के बदलने से टी हाफ बदल। एक सरकारी, रिलेट कर पा रहे हो ना? एक सरकारी गाड़ी, एक जीरो ऑर्डर, दूरी कंसंट्रेशन, वही तो चल रहा ना। एक सरकारी गाड़ी के लिए दूरी के बदलने से टी हाफ बदल, कारण आने दो, क्या कहोगे? कारण बताओ, कारण क्यों आज दूरी के बदलने से आधे समय तय करने का समय बदला, क्यों बदला? क्योंकि रेट बदला। ये अंदर से आया कि नहीं आया? आए तो ही हाँ कहना, और अगर ये आया जरा अब इसे पढ़ना। अब क्या कहते हो, आंसर वन है कि टू है? आंसर वन है कि टू है?
ये बड़ा अजीब लगता है वो कुछ और कह रहा, ये कुछ और कह रहा, लेकिन यही तो जीरो ऑर्डर है। रफ्तार ही हर चीज का कारण है, फील आए तो हाँ कहना। अरे बोलो ना यार, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि रफ्तार कंसंट्रेशन डिपेंड करता नहीं है। अरे रफ्तार ही तो चीजों को डिसाइड कर रहा ना यार। सोचो यही फर्स्ट ऑर्डर होता, मान लो अभी पढ़ा नहीं पर मान लो फर्स्ट ऑर्डर होता, तो क्या दूरी बदलने से रफ्तार बदलती? गाड़ी की रफ्तार कितनी है? 100, अब कितनी होती? यही तो हमारी फरारी है, दूरी होगी ज्यादा तो रफ्तार भी होगी। अब बताओ अगर इसकी स्पीड हो गई 200 किलोमीटर पर आवर, पूरी क्लास कितनी हो गई दूरी, तो 100 किलोमीटर तय करने में कितना समय? आज भी आधा घंटा लगेगा। तो मैं अब सवाल पूछूंगा, फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन बदलेगा मगर टिहा बदलने वाला कारण, क्योंकि रफ्तार बदल जाएगी, हर चीज का कारण रफ्तार है। इज दिस क्लियर? बताओ आंसर 1 होगा कि 2? ये सवाल जब जब एग्जाम में देता हूँ 99.9% बच्चे 2 टिक करके आते हैं। लगता है ये तो नई कहानी है, ये तो नई कहानी, आंसर टिक करके आते हैं 2, लेकिन है आंसर 1। इज दिस क्लियर? लिख लीजिएगा आंसर 1। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलेगा? उसका अब अपने आप से पूछो। अब आपसे पूछता हूं, वो दूरी वाला पिक्चर क्लियर हुआ? एक सवाल पूछूं, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सही है गलत? रीजन बोलो, क्योंकि फॉर्मूले में आता है, क्योंकि रफ्तार। अब यही आंसर आएगा क्योंकि आपने रफ्तार से रिलेट करना शुरू किया, हाँ या ना? इज दिस क्लियर? सब लोग बोर्ड पे आओ। जीरो ऑर्डर का इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी। अगला नंबर, चलो अब सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। ग्राफ का एक नियम होता है, ग्राफ का एक नियम याद है सबको? सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर हमें फॉर्मूला याद करना, उससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। बच्चे बच्चे का ध्यान बोर्ड पे है, आ जाओ जरा। ग्राफ का एक ही नियम, सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है, फिर हमें फॉर्मूला याद करना और उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। आ जाओ जरा, जो मैंने कहा क्या कह रहा हूं, सबसे पूरी क्लास बोर्ड पे आओ। सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला किसका याद करें, फोर्स का कि मोमेंटम का? जिसकी एक्सिस है वही वाला फॉर्मूला। अच्छा कौन सा ऑर्डर चल रहा है? तो फॉर्मूला भी जीरो ऑर्डर में याद करना है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, फिर फॉर्मूला याद करो। मैं आपको कोई भी ग्राफ रटने को नहीं बोलूंगा, ग्राफ की एक साइकोलॉजी में ढल जाओ, हमेशा ग्राफ ऐसे आएगा, और जो रट के जाओगे क्या पता वो ना आए। 2022 में ग्राफ आया, कुछ नया था? हेलो, काइनेटिक्स का ग्राफ का सवाल था। जो रट के जाओ वही आए, कोई जरूरी? अपने कॉमन सेंस कंसेप्ट बनाओ, और कंसेप्ट ये कहता है कि एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो। अब जीरो ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद आया कि नहीं याद आया? कितने बच्चों को याद आया? कितने फॉर्मूले थे रेट और कंसंट्रेशन? रेट वाला बोलो बस, R बराबर K इंटू A की पावर 0। चलेगा? जहां कंसंट्रेशन है A, ये A नॉट होगा कि AT होगा? अगर A नॉट होगा फिर तो कांस्टेंट होगा, समय के साथ रफ्तार कांस्टेंट चल रही है। लेकिन इन जनरल यहां जब भी लिखते हैं हम लोग लिखते हैं AT। क्या लिखते हैं? ए नॉट रखोगे मतलब टी बराबर 0 का, जब टी बराबर 0 होगा। एटी का मतलब क्या है? जब टी बराबर 0 तो यही क्या बन गया? ए नॉट। लेकिन जब टी बराबर 0 नहीं टी है तो वही क्या है? एटी। अरे यहां हमेशा हम क्या रखते हैं? एटी। क्या रखते हैं? सुनना ध्यान से, ये जो कंसंट्रेशन है ये बेसिकली ए नॉट है कि एटी है? एटी। और एटी को हम ए माइनस एक्स भी लिख, हो सकता है कभी ग्राफ ऐसा मिले जहां आपने रेट लिखा है, जहां कंसंट्रेशन लिखा वहां लिखा मिले माइनस एक्स। चलेगा? चलेगा। जब रेट लिखते हैं तो रेट हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं कि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट, रिएक्शन की रेट, लेकिन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट। मतलब मैं यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? माइनस डी बाई डी टी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखा है, लेकिन सच में क्या है? ROR। सच में क्या है ये? तो थोड़ा सा एक्सेस मॉडिफाई कर सकता है, उसको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा फिलहाल। सबसे पहले एक्सेस को देखना होता है, फिर हमें फॉर्मूला याद करना होता है, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। हमारी पूरी केमिस्ट्री में या तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, या तो एक्सपोनेंशियल होगा, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। रिपीट करेंगे, या तो, या तो, या तो, नाम तो सुना होगा, या तो स्ट्रेट लाइन, या तो एक्सपोनेंशियल होगा, या तो, मैं मान के चल रहा हूं, मैं बच्चों से बातें कर रहा हूं जो रिपीट कर रहे हैं, इतना नाम तो सुना है ना यार।
अगर पहली बार सुनते मैं साथ में बनाते भी चलता, पर वो जब आएगा तो बता दूंगा। डन। या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, या तो एक्सपोनेंशियल होगा। इसके अलावा हमारी केमिस्ट्री में कोई ग्राफ होने वाला है ही नहीं, सिलेबस में है ही नहीं कोई भी ग्राफ चलेगा। तो कंपेयर करेंगे, यही तीन करेंगे, और कुछ सोचना ही, आपने पढ़ी होंगी इक्वेशन दुनिया भर की, यहां और कुछ है ही नहीं। इज दिस क्लियर? अब बताओ, क्या ये प्यारे बच्चों हमारा वाई एक्सिस हुआ? अच्छा, एक्स एक्सिस कोई है कि नहीं है? कहां है? देख लो। आपने अगर 80 की पावर 0 लिख दिया तो भैया ये आर बराबर के बना कि नहीं बना? तो बताओ इसमें कोई एक्स एक्सिस है कि नहीं है? यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया कांस्टेंट, हाँ या ना? तो ये वाई बराबर कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? यानी कंसंट्रेशन बदलती जाएगी मगर रफ्तार बदलने वाली। अरे यही तो जीरो ऑर्डर की पहचान है। कंसंट्रेशन के बदलने से जिसकी रफ्तार बदल गई वो जीरो ऑर्डर नहीं। हेलो, आओ फिर से अगला ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का एक नियम, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फर्स्ट ऑर्डर में बिल्कुल रम जाओगे, मैं कह रहा हूं। सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर हमें फॉर्मूला याद करना। क्या सबको टी हाफ का फॉर्मूला याद आया? टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 के। सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना, तीन ही से कंपेयर करना है, चौथा कोई ग्राफ है ही नहीं। ई है तो एक्सपोनेंशियल सोचना, एक्स इंटू वाई कांस्टेंट है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सोचना, नहीं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन सोचना। अरे ये क्या लिखा मैंने? ये क्या है? ये क्या है? तो ये पूरा का पूरा, क्या ये y बराबर mx हुआ? सर आपने कैसे सोचा? क्योंकि बेटा स्ट्रेट लाइन के अलावा और कुछ होगा ही नहीं, ये होगा तो एक्सपोनेंशियल होगा। स्ट्रेट लाइन बनाओ जबरदस्ती, बनेगा घुमाओ फिराओ। हेलो, क्या ये y बराबर mx प्लस 0 हुआ? ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? कहां से? ग्राफ बना दूं ओरिजिन से, कैसा? स्ट्रेट लाइन ऐसा बना दूं? ऐसा नहीं बनेगा क्या? कहां जा रहे हो सर? ऐसे बना दूं क्या? चलेगा? जरा मुझे स्लोप बता दो। चलो 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 चलो, बनाए अगला ग्राफ। बना लोगे क्या? ग्राफ का तो एक ही नियम होता है, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर हमें फॉर्मूला याद करना। एक्स और टी में फॉर्मूला याद आया? बोलेंगे एक्स बराबर के टी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वाई बराबर एम एक्स प्लस, बना दूं ऐसा चलेगा? रुको, समय बीतता, एक्स बढ़ता, एक्स रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? खत्म हुआ है तो सुनो, अगर रिएक्टेंट एक है तो खत्म हुआ है, और प्रोडक्ट एक है तो वही बना हुआ है। फील करना, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा घटता, समय बीतेगा तो ज्यादा घटेगा, समय बीतेगा तो ज्यादा घटेगा, समय बीतेगा तो, और अगर प्रोडक्ट है तो ज्यादा बनेगा, घटेगा लीनियरली, बढ़ेगा लीनियरली। यही तो जीरो ऑर्डर की पहचान है। अरे तभी तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं। नहीं समझे? सारी बातों के एक बात, क्या हमें ग्राफ बनाना आने लगा? सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना। एटी ओटी का फॉर्मूला बोलो। शानदार बच्चों, ए नॉट माइनस 80 बराबर के टी। सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उससे स्टैंडर्ड को कंपेयर करना। या तो होगा स्ट्रेट लाइन, या तो होगा एक्सपोनेंशियल, या तो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छे से याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पक्का? अब जब भी आप स्ट्रेट लाइन देखोगे तो वाई एक्सिस को हमेशा इधर रखने की आदत है। और वाई एक्सिस कौन है? तो मैंने क्या किया, 80 इधर बचाया, बचा लो 80 को, बचा लो। चलो उधर भेज दो, 80 भेज दो, भेज दिया। क्या बना? ए नॉट माइनस, तो 80 बराबर ए नॉट माइनस के टी। डन। पूरी क्लास बोर्ड पे देख रही है? अब कुछ आने वाला है, आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखना ये होगा। ये क्या बात है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस 6। ग्राफ का स्लोप कैसा? गिरता हुआ उठता हुआ? कहां से? वैल्यू बोलो, वैल्यू बोलो। समय बीतता, 80 घटता, लीनियर एक्सपोनेंशियल, ऐसे बना दो चलेगा? समय बीत रहा, घट रहा, घट रहा, घट रहा, समय बीत रहा, घट रहा, घट रहा, घट रहा। क्या ये कभी जाके इसको छू जाएगा? छू जाएगा? अगर इसको छुएगा तो बताओ इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब है ये वो वाला समय है जब, सुनो ना सुनो ना, ये वो वाला समय है जब 80 कितना? 80, 80, 80 का मतलब बचा हुआ जीरो, मतलब कुछ भी बचा?
सारा खत्म। अरे जो सारा खत्म होता है वही तो टी 100% है, और टी 100% के नॉट बाई के है, और यही तो 2t हाफ है, यानी इसका आधा जो होगा वही तो टी हाफ है। अरे हाँ, अगर इतना है 20 सेकंड तो आधा है 10 सेकंड, यानी वही होगा टी हाफ, पूरा होगा टी 100%। सवाल देगा, कर लोगे? लिखो ध्यान से, जल्दी से जल्दी से लिख लो लिख लो लिख लो। आज आपकी आखिरी क्लास है क्या ये? तब भी आप आखिरी जैसे पढ़ रहे हो 8 बजे है, मतलब पहली क्लास आखिरी हो जाए तब भी आखिरी से पढ़ोगे हैं? मन लगा के पढ़ो ना यार। कल आपकी शायद क्लास 2 थी, थर्ड एंड फोर्थ। कल ऐसा था शेड्यूल कि थर्ड एंड फोर्थ था, लेकिन अभी आपकी क्लास में चेंज है, आपकी क्लास सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सेकंड क्लास है एन के वाई सर की, थर्ड क्लास है ए के एस सर की, फोर्थ क्लास है टी एन एम सर की। हाँ, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे? लिख लिया होगा सबने, जल्दी लिखो। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। हाँ तो, हाँ तो ग्राफ का स्लोप बदलेगा। अभी स्लोप बनाया था ना, मैंने कहा अगर स्टोइचोमेट्री बना, ये भी बोला मैंने, तो जैसे घटेगा वैसे बढ़ेगा, याद करो। और अगर 2x है तो फिर ऑफ कोर्स उसके हिसाब से कंसेप्ट आपके जहन में आ गया ना, x बराबर के टी, नहीं समझ पाए? बदलेगा तो ग्राफ ऐसे है तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, बस समझ पा रहे हो? और हमारा सिलेबस सिंगल रिएक्टेंट का ही है। अच्छा सुनो, इंट्रोडक्शन, टीआरएलबी, आईआरएलबी, ग्राफ भी, अगला नंबर खेला। अब समय है खेला का। जल्दी जल्दी बना लो बेटा। तो इस पूरी कहानी को कुछ एक सवालों के माध्यम से करते हैं। तो सवाल जो आप सबको करने हैं, बन जाए तो हाथ खड़े करें, आंसर बोलने, नहीं नहीं बने तो सीखते चलेंगे। क्या कह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कर दो स्लाइड, जल्दी जल्दी बताओ। क्या बोल रहे? जब भी मन करे। बस बस बस। जब से आपका पेपर क्या बंद हुआ, आपने पढ़ना ही छोड़ दिया यार। एक एक मिनट बच्चे, लिख लिया होगा, जल्दी लिखो बेटा। ये बस मैंने बताना चाहा कि लीनियर वेरिएशन लिखना चाहे तो लीनियर, ये जीरो ऑर्डर की पहचान होगी। एक बार जीरो ऑर्डर पढ़ लें, जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो फिर जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में जब कंपेयर करेंगे तो जीरो ऑर्डर हमेशा अपनी लीनियरिटी से ही जाना जाएगा। लिख लिया होगा। अगला ग्राफ, ये जरूर बनाना, इसमें सवाल कैसे बनते हैं अभी बताता हूं। अब
एक बच्चा मुझसे बड़ा इनोसेंट सा सवाल पूछता, सर अगर ये ग्राफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा तो पूरा ही स्ट्रेट लाइन बनाते, आपने यहाँ डॉट डॉट करके क्यों बनाया? इसके पीछे का एक बड़ा सिंपल सा रीजन होता है, जब भी हम कभी किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि रिएक्शन प्रोग्रेसिंग है। रिएक्शन प्रोग्रेसिंग है मतलब चल रही है, और जब रिएक्शन चल रही है तो हम ग्राफ में बताते हैं रिएक्शन चल रही है, डॉट डॉट बनाया। अगर यहाँ एंड कर दूं इसका मतलब है कि रिएक्शन खत्म हो गई। हम नहीं कहना चाहते रिएक्शन खत्म होगी, वी जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिंग ऑफ अ रिएक्शन, और रिएक्शन चल रही है इसीलिए हमेशा डॉट डॉट करके बना दिया जाता है। एनसीईआरटी में कुछ ऑर्डर्स में तो बनाया भी नहीं, तो बच्चों को लगता है वो होता ही नहीं। क्या है आगे बात करेंगे। डॉट डॉट करके बस ये बनाया कि अगर रिएक्शन चलती है तो ऐसा होगा। लिख लिया होगा सबने? पुरु नो आइडिया बेटा। लिख लिया होगा सबने? चलिए आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस पूरी कहानी करते हैं आत्मसात। कर दो नेक्स्ट स्लाइड। लिखो फटाफट करना, जल्दी जल्दी लिखो। ये लिख देना टी हाफ है ना, हाफ है। अगर मैं सवाल दूंगा तो ऐसे टाइम लिख दूंगा 10 20 50 100, तो अपने को पढ़ना आना चाहिए कितना हाफ है कितना क्या है, राइट? बोलो। चलिए पहला सवाल लिखिएगा जरा। 10% 10% of a zero order reaction, 10% of a zero order reaction completes in 15 minutes. 10% of a zero order reaction completes in 15 minutes. Then calculate time. Then calculate time in which half of the reactant reacts. Then calculate time in which half of the reactant reacts. कितने बच्चे तुरंत कर लेंगे? तुरंत तुरंत कर लिया क्या? हमें ए नॉट माइनस एटी बराबर के टी से करने की आवश्यकता नहीं है। ये टाइम सेविंग होगा, ये आपका समय बचाएगा। समझ पाए? 10% कितनी देर में? तो 1% 1.5 यार, तो 50 कितना हुआ? 50 इंटू 1.5 डन। नहीं समझ पाए? पूरा फॉर्मूले से करूं क्या? अरे नहीं सर, इसको आप कैसे कर सकते हो? हाँ लिख देता हूं फिर भी मैं सभी बच्चों के लिए। 10% खत्म हुआ 15 में, यूनिटरी मेथड लगाओ जीरो ऑर्डर में। 1% 1.5 मिनट में। आपसे 50% पूछा है, तो 50% कितना हो जाएगा? 50 इंटू 1.5 कितना आया? चलेगा? ये आसान है कि नहीं है? लिखना जरा अगला सवाल। फॉर द सेम प्रॉब्लम कैलकुलेट टी 100%। फॉर द सेम प्रॉब्लम कैलकुलेट। बन गया? जितने समय में जीरो ऑर्डर आधी खत्म होती है उसके दुगने समय में खत्म हो जाती है। ये जीरो ऑर्डर है, अरे हाँ खत्म होती है। ये जीरो ऑर्डर है, अरे हाँ मगर बड़ी मुश्किलों से होती है। नहीं समझे मैंने क्या बोला? अरे ये जीरो ऑर्डर है, खत्म होती है लेकिन बड़ी नहीं समझ पाए। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो जो रिएक्शन खत्म होती है बड़ी मुश्किलों से होती है? जीरो ऑर्डर बड़ी मुश्किलों से होती है? फिर मैंने कहा हाँ ये खत्म होती है मगर ये बड़ी। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जीरो ऑर्डर जो कि खत्म होती है वो नहीं होती है? मन में सवाल लाओ। क्या दुनिया की सारी रिएक्शन खत्म नहीं होती है? कैसे होती क्या होती है अभी फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे फिर और समझेंगे। लिख लिया होगा? लेकिन अगला सवाल ऐसे पूछा आपसे, टी 100% अपॉन टी हाफ, खटखट बता दोगे? रफ्तार में करना बच्चों। कुछ छुटपुटिया सवाल, टी 3/4 अपॉन टी 1/4 बता दोगे? कुछ भी पूछू बता दोगे है ना? अगला सवाल, टी 7/8 अपॉन टी 15/16। आप तो कुछ भी पूछो सर, कोई भी नंबर लिखो, हमें कंसेप्ट पता चल गया। टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के। 100% डर लगे तो 1 लिख लो। क्या लिखा है ये? 1 अपॉन हाफ। केवल नंबर लिखना यार। मतलब अच्छा कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सर आप ऐसा सवाल जब भी आता हम तो टी को उड़ा देते, सॉल्व कर लेते हैं। और देखो हाँ यार ये बढ़िया है, वैसे फॉर्मूला नहीं सोचना पड़ेगा। T3/4 T1/4 वही नंबर तो रखना है।
अरे वही नंबर तो रखना है। अरे यही तो जीरो ऑर्डर है ना, समझे? चलो समझते फॉर्मूले से। T3/4 क्या लिखते? 3। अच्छा पूरा लिख के मैं कैंसिल करूं तब अच्छा लगेगा, है ना? सर ऐसे कैसे आपने उड़ा दिया? अरे ऐसा सोचो, चलेगा। T3/4 3/4 इंटू A0/K, T1/4 1/4 इंटू A0/K। तो A0/K कैंसिल, तो 3/4 1/4 ही तो बचा। तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे, सीधे उड़ा दो ना पहले ही। डन। चलो कितना है यहाँ पे? 2। यहाँ बोलो, कर लिया? सीधे लिख दूं? आसान। 7/14 अगला सवाल लिखो। अगले सवाल में कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना था। यहां लिखा था 80, यहां लिखा था T, और ग्राफ बोला था जीरो ऑर्डर। ग्राफ क्या बोला था? जीरो ऑर्डर। बोलो सवाल। पहला सवाल, इफ T half is 25 seconds, if T half is 25 seconds, then calculate intersecting point, then calculate intersecting point in time axis, then calculate intersecting point in time axis। ऑप्शन दो क्या? कितने बच्चे समझ गए? रेज योर हैंड। क्या बात है, पूरी क्लास जल्दी जल्दी रफ्तार में। आपसे पूछ रहा है वो समय बता, वो पॉइंट बताओ जो इंटरसेक्ट करेगा। अब जिसने नहीं जाना वो सोचता रहेगा, मतलब समझो ना। अच्छा वो पॉइंट पूछ रहा है, मतलब वो समय पूछ रहा है। जब 80 जीरो होगा मतलब रिएक्शन खत्म होगा। अरे आपसे T 100% पूछ रहा है, हाँ या ना? और T 100% कितना होगा? 2T हाफ। तो T 100% बराबर 50 सेकंड। तो 4 ऑप्शन होंगे, 50 टिक करके चले आना। कहा बेटा? घर आओगे ना पेपर देने के बाद। लिखो अगला सवाल। क्या कह रहे हैं? अगला सवाल लिखना। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ, अगला सवाल। इसमें और भी सवाल पूछ सकता हूं। कंसेप्ट क्लियर सब बन जाएंगे अब। ये ग्राफ का फील आ गया ना? अच्छा मैंने T 50% दिया, T 7/8 पूछ लो। हेलो, T 100% देके T हाफ पूछ लो। अच्छा अगला सवाल, ग्राफ बना दूं, यहाँ वैल्यू लिख दूं 10 20 50। समझ पाए ना? ग्राफ पढ़ना आ गया, अब घूमोगे नहीं। मुझे 50 सवाल नहीं कराने, कंसेप्ट सीख गए, एक में ही सब सीख जाओगे। समझे? अगला सवाल लिखना, वेराइटी बदल रहा हूं। लिखना, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A नॉट is 0.01 molar. In a zero order reaction, A naught is 0.01, and after 10 seconds, after 10 seconds, AT is equal to 0.008 molar. After 10 seconds, AT is equal to 0.008 molar. Then calculate T 50% and T 100%। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। क्या बात है, जल्दी से, आपको समय दिया 10 सेकंड। ऑनलाइन वालों दो ना आंसर। एक बात बताओ, अब आपके जहन में कौन सा फॉर्मूला आएगा? हाँ, इसीलिए आपको हमने IRL भी सिखाया, वरना केवल एक ही कंसेप्ट सारी कहानी चला के चलता, x1/t1 बराबर x2/t2। पर क्यों IRL बताया? ताकि ऐसे सवालों में आपको उसकी भी सहारा लेना पड़ सकता है। मतलब अपन क्या सीख रहे हैं भाई साहब, मौका मिले तो चौका लगाना, वरना हमें IRL भी करना आना चाहिए। और सही बताऊं, किसी भी ऑर्डर का कठिन से कठिन सवाल, कठिन से कठिन सवाल कुछ ना समझ में आए, IRL जरूर टच करना। मान लो कल को ऐसा हुआ नीट भाई साहब ऐसा कठिन सवाल दे दिया कि इतिहास बन गया, मान लो, मान लो कि भाई लोग याद करें 2024 भी कोई साल था, है ना? अगर ऐसा हो जाए तो कठिन से कठिन सवाल में भाई साहब अपने को क्या करना है? हमेशा कहानी शुरू करनी IRL से। कहां से?
IRL कौन सा ऑर्डर चल रहा है? 0। आओ जरा प्यारे बच्चों, कर लोगे क्या? A0 माइनस AT बराबर KT। डन डन। अपने को K पता नहीं है और पहले K निकालना पड़ेगा। A0 कितना है? 0.01। AT कितना है? 0.008। चलेगा। K इंटू 10, हाँ या ना? कोई बताएगा K कितना आएगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। चेक करो, बोलो तो पूरा सॉल्व करो, आराम से कर लो, कुछ का 3 आया होगा। इसी कैलकुलेशन करते हैं। लिख लिया? खेल खत्म कि नहीं खत्म? बस के आ गया। चलो अब सबसे पहले क्या निकाल ले? टी हाफ। फॉर्मूला बोलो। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, हाफ इंटू ए नॉट बाई के, क्योंकि अगर ए नॉट बाई 2 के याद रहेगा ना तो फिर वो जल्दी नहीं आएगा, कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के वो दिमाग में नहीं आता। वो चीज याद करो जो कभी फंसती नहीं। चलेगा? हाँ, किस्मत अच्छी रही, हाफ भी आया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ पाए? 2023 में तो वही बच्चे बच गए जो सवाल नहीं लगाया था। समझ पाए मेरी बात को? अब वो किस्मत बचा लेगा, ऐसा हर साल कोई जरूरी थोड़ी है कि हम उसका नियम निकाले सर सवाल लगाने, इसका मतलब ये है। हेलो, कहानी सुनेंगे घर जाएंगे। किधर बताओ, सवाल सॉल्व कर लोगे? ए नॉट कितना था? 0.01 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉल्व किया, कितना आया है? 25 न्यूटन। ये आ गया हमारे सामने टी हाफ। और क्या पूछा था आपसे? टी 100%। कर लिया ना बच्चों? कितना आया? 50। आसान है क्या? आगे बढ़े। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले टी 100 निकाल लेते, आसान होता, टू से उनको 2 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल पड़ रहा है। हाँ ठीक है बेटा, वो भी कर सकते हो, चलेगा। अगला सवाल लिखना जरा। बोलू। इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन having order 0, in a reaction having order 0, if after 25 seconds, if after 25 seconds AT बराबर 0.5 molar, if in a reaction having order 0 after 25 seconds AT बराबर 0.5, then calculate initial concentration A0, then calculate initial concentration A0, and the rate constant is 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। रुको, आपसे पूछूंगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ। मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर ऑर्डर 0 है तो यूनिट याद रखना, मोल पर लीटर पर सेकंड। चलेगा बच्चों? कर डालिए जल्दी से, रफ्तार में, जैसे कैलकुलेशन क्लास में होगी वैसे एग्जाम में होगी, याद रखना। क्लास में थोड़ा प्रेशर में करो, जल्दबाजी करो, वही तो आप एग्जाम में करोगे, उससे सुधारने की कोशिश करो। आ गया? चेक कर लो। अब बताओ फिर से कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए? सर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे कोई दूसरा उपाय नहीं है। मतलब जब परसेंटेज टाइप के सवाल आए फिर तो वो करके हम निकल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आए तो फिर हमें भैया यही करना पड़ेगा। ए नॉट माइनस एटी बराबर के टी। प्रश्न में हमें ए नॉट दे रखा है और सॉरी एटी दे रखा है, ए नॉट हमसे पूछा हाँ या ना। ए नॉट माइनस 0.5 बराबर के कितना है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 25। आसान है? बोलो ए नॉट कितना आया? चलेगा। अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों, ये था AIPMT 2015 का सवाल। लिख लो जरा, देखता हूं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते। उन्होंने एक रिएक्शन दी थी, ए से बना बी, ए से बना बी, और उन्होंने कहा था ए नॉट बराबर है 0.5 मोलर। लिख लीजिए, ए नॉट बराबर है, चलो 5 मोलर लिख लो, आप तो थोड़ा आसान कर ले, आप भी कहा डेसिमल में पढ़ोगे। ए नॉट बराबर 5 मोलर, चलेगा। एंड के इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कैपिटल एम सेकंड इनवर्स। बताओ जरा कौन सा ऑर्डर है? जब सारा ऑर्डर पढ़ लोगे ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, फिर ये चीज आपको कंफ्यूज करती है। आज तो 0 ऑर्डर पढ़ रहे हो एक बात, और जब सारा सिलेबस खत्म होता है तुरंत दिमाग में आता ही नहीं। एक बात, दूसरी बात, फर्स्ट ऑर्डर इतना ज्यादा आपके सिलेबस में डोमिनेटिंग है कि फर्स्ट ऑर्डर के सवाल करते करते बाकी ऑर्डर भूलने से लग जाते हैं। मेरी बात याद रखना, इसीलिए पूरा सीक्वेंस सेट कराया। सबसे पहले इंट्रो DRL आयर,
जब भी रिवीजन करोगे बताऊं कैसे करना है, कभी नहीं भूलोगे, समझ पा रहे हैं? अभी फिलहाल आज आपको याद है कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। सवाल पूछा था व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी, व्हाट इज द concentration of B after, what is the concentration of B after 10 minutes? What is the concentration of B after 10 minutes? What is the concentration of B after 10? कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। क्या बात है साहब, कर डालिए। बहुत अच्छी बेटा। आओ जरा प्यारे बच्चों, ऑर्डर कौन सा है? जीरो। हम सबके जहन में एक ही फॉर्मूला आया होगा, ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, हाँ या ना? तो आपने यहाँ पे ए नॉट लिखा होगा 5 माइनस ए टी बराबर के टी 6 इनको -3, और वो सेकंड में है तो आपने मिनट को बदला होगा सेकंड में, हाँ या ना? कितने बच्चों ने ऐसा किया? रेज योर हैंड, जल्दी से, हाथ नीचे नहीं करेंगे, गलत। क्यों? अरे आपसे कंसंट्रेशन ऑफ बी पूछा है। अरे आपसे एटी नहीं पूछा है। कितने बच्चों ने यहां से एटी निकाल के आंसर बताया, उनसे बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने एटी निकाल के आंसर बताया है। हाँ, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे सर नहीं हमें तो पहले से पता था, चालाकी कर रहे हैं सर, हम यहाँ ए लिखेंगे। बेटा इतनी चालाकी करनी थी, सीधे एक्स बराबर केटी नहीं कह देते हैं? गलत किया तो बता नहीं रहे हो गलत किया, एक्स बराबर केटी। अरे याद है कि नहीं याद है? मतलब सर ए नॉट क्यों दिया था? ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। सवाल में जितनी जानकारी दी हो सबका इस्तेमाल हो कोई जरूरी? अरे ये नहीं हर वैल्यू को यूज करना वरना आधा नंबर मिलेगा, है? समझ पाए क्या? आपसे कंसंट्रेशन ऑफ बी पूछा है और किस्मत से स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1। यही सवाल 2015 में भयंकर बच्चे निगेटिव करते और आज भी निगेटिव करते पेपर में। अभी तो रट लोगे, याद रहेगा, पढ़ रहे हो, मेजर में सवाल आता फिर गलत करते हो। नहीं समझे? प्लीज इन चीजों को दिमाग में रखो, अपने आप को रिमाइंड कराओ, टोको, तब ये चीजें सुधरेंगी। चलेगा? अच्छा संभल के पढ़ना भाई साहब, कब रिएक्टेंट पूछा है, कब प्रोडक्ट पूछा है, इसकी आदत डालो। आओ जरा, क्या हमसे उसने बी पूछा है? और क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है तो जितना जाएगा उतना आएगा, तो सीधे बोलो ना एक्स बराबर के टी, खत्म। हाँ या ना? नहीं समझे? आ जाओ जरा, के की वैल्यू बोलो, 6 इंटू 10 की पावर -3, समय कितना है? 10 इंटू 60, कितना आंसर आया? आ गया? एंड आंसर इज नथिंग बट 3.6 मोलर। अभी हमने बेसिक सवाल किए ना, अभी कुछ और अच्छे सवाल है जो मैं सारे मिक्स क्लास में कराऊंगा। फिलहाल 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 इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, फॉर्मूला भी, ग्राफ भी, छोटे छोटे कंसेप्चुअल सवाल भी। अगला नंबर, आओ सीक्वेंस में अगला नंबर। अब मैं क्या करूंगा, जब सारे ऑर्डर हो जाएंगे एग्जांपल सारे लास्ट में साथ कराऊंगा, डन? तो अगली कॉपी में हेडिंग डालिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल सारे लास्ट में साथ, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सब कुछ, ताकि वो एक जगह लिखे मिल जाए, डन? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलेगा? इसको हम स्टार्ट करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में, थैंक यू सो मच। होमवर्क कल होगा, एक्सरसाइज होमवर्क लिख रहे हैं बेटा, होमवर्क लिख लो। मेरी क्लास ऊपर बेटा लिखना जरा क्या है, रुको मौका आएगा, टेंशन ना लो, कल सैटरडे है ना, रुक जाओ। लिखो, होमवर्क रहेगा आपका नंबर 1। आपने शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दिया? तो कंप्लीट शॉर्ट नोट्स टिल टुडेज लेक्चर। एक्सरसाइज 1 अप टू 41 खत्म। 3 सवाल छोड़ देना, 17, 20, 21 जो बताए थे मैंने, जो भी बोला था, ठीक है?
3 सवाल शायद वो बिक्स आ गए हैं, सूडो ऑर्डर के हैं, ऐसा करके अभी मत करना है ना। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर दे। मैं होमवर्क दे रहा हूँ संडे तक का, संडे तक का रिवीजन होमवर्क, ताकि कल ना दे पाऊँ तो वो संडे तक का है, ठीक। लिख लिया होमवर्क। नंबर 1, रिवाइज इलेक्ट्रो तो कर ही रहे हो आप, और अब इलेक्ट्रो को रिवाइज करने में आधे घंटे लगते होंगे आपको। लिखो रिवाइज इलेक्ट्रो इन, 6 दिन से कर रहे हो ना रिवाइज इलेक्ट्रो इन हाफ। हंस रहे हो, मतलब नहीं कर रहे तो जो कहा गया, रिवाइज इलेक्ट्रो इन हाफ आवर प्लीज यार। और क्या, अगर कर रहे हो तो समय तो नहीं लगेगा। इलेक्ट्रो इन हाफ आवर। उसके बाद कंप्लीट रिवीजन ऑफ सॉल्यूशन एंड रेडॉक्स नोट्स, सॉल्यूशन एंड रेडॉक्स नोट्स अप टू संडे नोट्स, कंप्लीट रिवीजन ऑफ सॉल्यूशन रेडॉक्स नोट्स, और समय मिल जाए तो सॉलिड और सरफेस भी खत्म करिएगा, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।